हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। और इसमें हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बातचीत करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं गाइस। आज है डेट 6 सितंबर 2023 और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का जो पहला जो फर्स्ट पेज है उसमें आप देखो तो सबसे बड़ा जो आज का जो अपडेट है, जो न्यूज़ है, वो ये है कि भारत रिप्लेस इंडिया इन G20 इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट। तो गाइज ये क्या है, ये इनवाइट क्या है, इसके ऊपर हम बातचीत शुरू करते हैं। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे लिखा जाता था, पहले हम लोग ही जब बोलचाल में यूज़ करते थे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यूज़ करते थे। ठीक है ना? और जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी चीज़ें इनके नाम से होता था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो भी उसमें सब्जेक्ट होते थे उसको डाल दिया जाता था। ठीक है ना? तो इस बार G20 सबमिट हो रहा है इंडिया में और प्रेसिडेंट महोदय ने जिन्हें भी इन्वाइट किया है वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिख करके वहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ठीक है? तो ये पॉइंट आपने समझ लिया, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका जो प्रोविजन है इसके ऊपर बातचीत करेंगे और इसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गए हैं, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या प्रेसिडेंट इंडिया शब्द का ही यूज कर सकते हैं, भारत शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं, या दोनों का यूज कर सकते हैं? तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? तो देखो गाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आपका शेड्यूल 1 है, और यूँ कहा जाए तो आर्टिकल 1 भी आप कह सकते हो। तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया डेट इज भारत। ठीक है ना? इंडिया डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है? ये बात हमारे संविधान में मेंशन है। तो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा अलाउ करता है कि इंडिया क्या है, भारत है, और ये यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है ना? तो आप भारत क्या हो या इंडिया का हो तो इसके ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? फिर भी आप जानते हो ना कि लोगों का काम है, पॉलिटिशियन का काम है कि हाँ वो इसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कहेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन ये हमारा संविधान ही अलाउ करता है। ठीक है ना? कि या तो हम इंडिया शब्द का यूज कर लें या हम भारत शब्द का यूज कर लें। तो ये हमारे ऊपर है, हमारे देश के ऊपर है कि वो कौन से शब्द का यूज करते हैं। तो इसके ऊपर तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि इस शब्द ने इसका रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे में तो ये भी कह सकते हो ना कि इंडिया जो शब्द है वो भारत को रिप्लेस कर दिया है क्योंकि हम भारत का यूज नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चल सकता है। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने आप कह सकते हो कि देखो थोड़ा सा बोलचाल में थोड़ा सा होगा हेजिटेशन, क्योंकि हम लोग का जो जुबान है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रट चुका है। तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने जितने भी लोग हैं अपने देश के, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से इन्विटेशन गया है ताकि वो प्रेसिडेंट महोदय के साथ आकर के लंच कर सके या उनके साथ मिल सके। ठीक है ना? या डिनर प्लान कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने वो देखा है इन्विटेशन कार्ड, जिसमें एक मिनिस्टर है उनके नाम से आया था कि हम ऑनर हैं कि आप हमारे साथ टाइम उसमें मेंशन था, सब कुछ मेंशन था, प्लेस मेंशन था कि आप मेरे साथ डिनर के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें, तो G20 सबमिट हो रहा है, इसके उपलक्ष्य में ऐसा रखा गया है। तो ये एक मुद्दा चल रहा है जो मैंने आपसे बातचीत कर लिया। अब गवर्नमेंट सोर्स का जो कहना है वो ये कहना है कि भारत शुड बी यूज्ड मोर एंड मोर कमिंग मंथ ऑफ द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। यानी कि अब देखो सोर्सेस का मानना है कि द भारत शब्द है, यानी कि भारत जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल और भी चीज़ों में होने वाला है अपकमिंग डेज में। ठीक है ना? तो ये था हमारे पास मुद्दा जो हमने बात कर लिया। दूसरी तरफ देखो तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक रिजर्व जो वर्डिक्ट आया था आर्टिकल 370 को है, उससे अपने वर्डिक्ट को रिजर्व कर दिया है। ठीक है ना? उससे संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है? अब इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि जो ही पटिशनर है, तो जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट करा है, तो उनके ऊपर भी बहुत सारी बातचीत चली है। साथ ही जो गवर्नमेंट के पक्ष से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट का, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हो या भारत कह सकते हो, तो इन्होंने अपना पक्ष रखा, फिर सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा, फिर जो एडवोकेट है उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो 3 थे भारत की तरफ से और सभी ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि देखो आर्टिकल 370 जो है इसको हटाने से इससे बहुत सारी चीज़ों में जो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिसमें समाधान आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो तो उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में कहा गया है कि हाँ टेररिज्म हमारे मतलब कि वहाँ पे कम हो गया है, जो स्टोन थ्रो कर रहे थे उसमें कमी आई है, और भी बहुत सारी बातें कही गई है यहाँ पे। ठीक है ना? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो बाई इलेक्शन 7 असेंबली में होने वाला है 8 सितंबर को, इसका रिजल्ट आएगा। तो ये आप देख सकते हो, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है तो हम बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है? देखो गाइस, अभी के आप टाइम में देखोगे तो एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा मिलने वाला है, वो है आपका G20 सबमिट को लेकर के बहुत सारे अपडेट्स। ठीक है ना? तो G20 सबमिट के ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो पता नहीं वीडियो कैसे मेरे से डिलीट हो गया। फिर से मैं अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे देखो तो कहा जा रहा है कि जो दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या हो रहा है कि G20 सबमिट हो रहा है और G20 सबमिट करने के लिए आपको पता है कि देश के बड़े-बड़े लीडर्स आ रहे हैं, लगभग पूरे विश्व के जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं, या आप कह सकते हो वहाँ के जो देश के जो प्रधान है वो आ रहे हैं। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देखो तो रिस्ट्रिक्शन है, जस्ट दिल्ली में एक स्मॉल सा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और कहा जा रहा है कि देखो सर जो भी र्यूमर है उससे बचने की आप कोशिश करो। तो ये दिल्ली की जनता को कहा जा रहा है कि र्यूमर से बचो, ये किसी तरह का लोकडाउन नहीं है। ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, कि आप ताकि जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको सही तरीके से सही चीज़ें प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है ना? तो यही है और कुछ नहीं है, नथिंग। आगे देखो तो यहाँ पे एक जो है आपके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा सकता है कि ई बसेस सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के पास है, तो याद रखना ई बसेस सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो दिल्ली के पास है। ठीक है ना? जो सबसे ज़्यादा है। ई बसेस सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो दिल्ली के पास है। तो इसका याद रखना, अप्रॉक्सिमेटली 1500 के आसपास ई बसेस हैं दिल्ली के पास। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्या है न्यूज़। ठीक है ना? और
यही होते हैं गाइस, यही सब पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर बातचीत किया जाता है, और क्या ही है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो केरला हाई कोर्ट ने एक्सप्लोर करा है कि कैरिंग जो कैपेसिटी है हिल स्टेशन का, इसके ऊपर इन्होंने बातचीत किया हुआ है। कल के भी न्यूज़पेपर में ये था, ठीक है ना, तो इसके ऊपर मैंने बातचीत किया है, तो वीडियो आप जाकर के देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो इंडिया वर्सेस भारत, ठीक है ना। फिर वही बात आ गई ना कि हाँ अब इंडिया या भारत, तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो बता ही दिया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो फिर और क्या ही लेना है, समझ रहे हो ना। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, समझ रहे हो। तो अब मतलब कि इसके ऊपर डिबेट तो पता नहीं क्यों चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर यहाँ पे एक बहुत ही शानदार आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल को रीड करना, क्योंकि मैं इस आर्टिकल को अभी डील नहीं करूंगा, इसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं जो बातचीत करूंगा वो ब्रिक्स वाले पे बातचीत करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप इसको आईआर से कनेक्ट कर सकते हो, और ये तो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से तो आप ये वाला आर्टिकल को कनेक्ट कर ही सकते हो, लेकिन ये आईआर से है और काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो तो 24 अगस्त को, ठीक है ना, 15वां ब्रिक्स समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में, और यहाँ पे जो ब्रिक्स सबमिट हुआ उसमें 5 से जो देश हैं, ठीक है ना, ब्राजील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 देश का ग्रुपिंग है ब्रिक्स में, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि 5 ये देश थे और 6 नए मेंबर को भी इनवाइट किया गया है, और कहना ये है कि अब इसका जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि इसको और ज्यादा लार्ज किया जाए, बढ़ाया जाए ब्रिक्स को, ठीक है। तो इसमें 6 नए कंट्रीज को इन्वाइट किया गया है, जिसमें आपका ईरान है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, और यूएई फ्रॉम वेस्ट एशिया, ठीक है ना। इजिप्ट और इथोपिया अफ्रीका से है, इजिप्ट और इथोपिया अफ्रीका से आ गया, और अर्जेंटीना फ्रॉम लैटिन अमेरिका से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैटिन अमेरिका से आपका आ गया अर्जेंटीना, अफ्रीका से आ गया इजिप्ट और इथोपिया, और वेस्ट एशिया से आ गया आपका यूएई, ठीक है ना। ईरान, सऊदी अरबिया, ये सब वेस्ट एशिया से आ गया। तो ये सारा आप याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट पॉइंट्स हैं, और यही होता है थीम बेस्ड क्वेश्चंस, कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बना दिया तो फिर बहुत लोग उलट लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद और भी इसमें पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देखो तो इसमें 2 मेजर पॉइंट्स है। पहला तो एडीबी है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाया गया है आपका ब्रिक्स के द्वारा, ठीक है ना, ब्रिक्स के द्वारा एडीबी को बनाया गया है, और ये गाइस बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। चाहे ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लो, कैपिटल अरेंजमेंट या रिजर्व की बात कर लो, तो इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है। या शॉर्ट टर्म पेमेंट जो क्राइसिस होता है उसमें भी हेल्प कर रहा है एडीबी। एडीबी 96 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसपे काम कर रही है, और जिसमें 33 बिलियन का अभी तक खर्च कर चुकी है, ठीक है ना। और भी इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सब चीजें हैं, ठीक है ना, तो देख लेना एक बार, और कुछ ज्यादा बेसिक से इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ डील किया था, लेकिन एक बार जान लो कि ब्रिक्स के पास 40%, ब्रिक्स जो है वो 46% वर्ल्ड पॉपुलेशन को डील करता है, और अपना ग्लोबल जीडीपी में जो ये अपना योगदान रखता है वो 31.5% इन पीपीपी टर्म, यानी कि पब्लिक परचेजिंग पैरिटी में ये 31.5% रखता है। 37% आपका ये देखो तो ग्लोबल जीडीपी में 31%, ये पब्लिक परचेजिंग पैरिटी में आपका 37%, और ग्लोबल जीडीपी में आपका 30.7%, ठीक है ना। ये सारे रखता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और है एक्स्ट्रा, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना और भी समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा बता दूं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 35% सऊदी अरबिया जो है वो ऑयल का प्रोडक्शन करती है, जो इंडिया और चाइना खरीद रही है। रसिया ऑलरेडी मेजर ऑयल सप्लायर है चाइना और इंडिया के लिए, ठीक है ना। और इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी और जैसे कि ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है, जैसे कि ये आप देख सकते हो पर डे इतना बैरल है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो रेड सी में है, वो उसका भी जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है लेटिन अमेरिका में। लेटिन अमेरिका में अर्जेंटीना जो है उसका सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये भी चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो तो न्याय संहिता बिल के बारे में बातचीत किया जा रहा है। जैसे कि आप देखो तो हाल ही में गवर्नमेंट ने स्पेशल जो आपका सेशन है वो बुलाया, और उसमें 3 बिल के ऊपर डिस्कशन किया गया, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैंने डिस्कशन कर लिया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कल भी ये न्यूज़ में था, और ये आज बहुत ही तगड़ा है। कहा जा रहा है कि लॉ गवर्निंग फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। देखो गाइस, जो मिजोरम असेंबली है, ठीक है ना, उन्होंने एक रिजोल्यूशन को पास किया है, किसके अगेंस्ट में, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अगेंस्ट में। अब 2023 के अगेंस्ट में क्यों प्रोवाइड कराया गया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये वाला जो एक्ट है आपका, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये आपका सबसे पहले जो आया वो आप देखो 1980 के आसपास आया, कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया, और अभी 2023 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। और अमेंडमेंट क्या कहता है उसके ऊपर बातचीत कर लो। तो पहले के एक्ट में क्या था, पहले वो जान लो। तो पहले के एक्ट में ये था कि 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, अगर वहाँ पे किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट करना है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को कंट्रोल करने के लिए, या वहाँ के कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो क्लियरेंस मतलब कि यहाँ पे विदाउट फॉरेस्ट क्लियरेंस के अगर नहीं लेते हैं तो वो मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन इस बिल में ये कहता है कि भैया हमें अब क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, कि अब गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो सरकार है,
वो केंद्र सरकार जो है वो अब यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में डेवलपमेंट कर सकती है। तो इसी के विपक्ष में मिजोरम सरकार के द्वारा या मिजोरम असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो राज्य के जो वन संपदा है उस अधिकार को समाप्त कर रही है। ये आपका नया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है। तो इसी के विरोध में ये रेजोल्यूशन लाया गया। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो मुझे स्पेशल प्रोविजन मिला है कुछ आर्टिकल्स में, संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल है जिसके द्वारा स्पेशल प्रोविजन मिला है। तो यहाँ पे देखो तो आर्टिकल 371 ए यानी कि 371 ए नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन देती है और 371 जी आपका मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन देती है। 370 क्या है तो आप अभी देख ही रहे होंगे न्यूज में बहुत लगातार चल रहा है, 370 और वहां पे 371 सब क्लॉज ए, यहाँ पे ए देख लो और यहाँ पे जी देख लो। तो ये नागालैंड को और मिजोरम को विशेष अधिकार देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएंगी वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है इन राज्यों पे नागा और मिजो कस्टमरी लॉज को लेकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑनरशिप लैंड का जो ऑनरशिप है प्रोसीजर है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है मतलब कि बिना स्टेट असेंबली के मर्जी से, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें थी। उसके बाद फॉरेस्ट जो है तो फॉरेस्ट अधिकार को बचाने के लिए इन्होंने ये आपका रेजोल्यूशन लाया है और यही सारी बातें इंटायर ये आपके आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला न्यूज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है। इंडो पैसिफिक चाइना मैप ऑन एजेंडा, पीएम लिव फॉर जकार्ता, लिव्स फॉर जकार्ता। तो ये वाला एक बार देख लेना, कुछ थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है बट देख लेना। यहाँ पे ये वाले पे मैं बात करूँ तो कल के आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो सबसे बड़ा हाईलाइट यही था कि जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो भारत में नहीं आ रहे हैं, G20 समिट में नहीं आ रहे हैं। अगर आप पहले देखो तो कल से पहले या आप ये कहे तो चाइना ने अपना जो नया मैप बनाया है उससे पहले की अगर बात करो तो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं ऐसा कहा जा रहा था कि ये अब G20 समिट में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी G20 समिट नहीं हुआ है जिसमें चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो अवेलेबल ना हो, ना आए हो। लेकिन ये पहला ऐसा समिट हो रहा है G20 समिट जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इसमें कही गई है, ठीक है ना। तो इसको भी एक बार देख लेना। और आपको तो पता ही है कि G20 समिट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो इसका जो अध्यक्षता कर रहा है वो भारत ही कर रहा है। तो भारत के पास कब से कब तक G20 समिट की या G20 देशों का जो गवर्निंग पावर है कब तक रहने वाला है, तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। मतलब कि किया हूँ उस वीडियो में, तो वो जाकर के देख लेना। नया वीडियो मैंने G20 बनाया है तो वो देख लेना, बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको मिल जाएंगे। इंडिया और भारत के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, देखते रहना। जो क्रक्स था वो मैंने डिटेल में बातचीत कर लिया है, फिर से यहाँ पे है तो देख लेना। यहाँ पे साइंस एंड टेक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये आपका आर्टिकल है तो इसके ऊपर बातचीत कर लो। तो यहाँ पे देखो ये अर्थ का पहला ऑर्बिट है और ये अर्थ का दूसरा ऑर्बिट है। तो फाइनली जो आदित्य L1 है वो फर्स्ट ऑर्बिट से निकल के अर्थ के सेकंड ऑर्बिट में आ गया है। उसके बाद एक थर्ड ऑर्बिट में आएगा, फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा और फिफ्थ ऑर्बिट में जाएगा। और फिफ्थ ऑर्बिट के बाद डायरेक्ट जो है वो आपका L1 पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और सन और अर्थ के बीच में जो L1 पॉइंट है, जो लैंग्वेज पॉइंट है, वहां पे ये स्थित हो जाएगा। उसके आपके ऑर्बिट में ये चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन ट्रैक इस ट्रैक ISTRAC इस ट्रैक आदित्य L1 इंटर इन न्यू ऑर्बिट। तो यही है वो ऑर्बिट जहाँ पे वो आ गया है, ठीक है। आगे देखूं तो फिर 75 ऐसे शिक्षक हैं पूरे देश में जिनको नेशनल अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तो बिहार से, यहाँ पे देखो तो बिहार से हैं दिव्येंद्र कुमार जी हैं बिहार से, जिनको मिला है ये राष्ट्रपति सम्मान। तो ये नाम याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो जो स्टेट के हैं आप एक बार चेकआउट कर लेना, मैंने बिहार वाला बता दिया है। अब यहाँ पे एक है क्रिप्टो और दूसरा है टैक्स इवेंट। देखो गाइस, टैक्स इवेंट और क्रिप्टो क्या है इसके ऊपर इकोनॉमी वाले क्लास में बातचीत करेंगे। क्रिप्टो और टैक्स इवेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं और आपके एग्जाम में भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, तो इसको एक बार गूगल सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू और जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।